चलिए आज का क्लास हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। और हमने पिछले क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने पढ़ा कि दो फिगर, दो आकृतियां कब सर्वांगसम कहे जाएंगे। तो मैंने पहला जो आपको डिफिनेशन दिया वो मैंने आपको बताया कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंस कहे जाएंगे यदि वो एक दूसरे पर संपाती हो जाए, यदि एक दूसरे पर कंप्लीट ओवरलैपिंग हो जाए, मतलब ए और बी कॉन्ग्रुएंस होंगे यदि ए बी को कंप्लीटली ढक दे रहा है और बी ए को कंप्लीटली ढक दे रहा है। फिर हमने इस डिफिनेशन को थोड़ा सा रिफाइन किया और अपने उपयोगिता के हिसाब से इसको रिड्यूस किया और हमने बताया कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंस कब कहे जाएंगे। जब हमने फिर दूसरा डेफिनेशन आपको बताया तो मैंने आपको बताया कि यदि उसका शेप सेम हो जाए और साइज सेम हो जाए तब वो फिगर कॉन्ग्रुएंस कहे जाएंगे। दिक्कत नहीं बाबू, मतलब यदि कोई दो फिगर का शेप सेम हो जाए और उसका साइज सेम हो जाए, मेजरमेंट सेम हो जाए, माप सेम हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये दो जो फिगर है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस कहे जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम किसी पॉलीगन के, किसी भी बहुभुज के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में करते हैं। ठीक, मतलब कि कब दो पॉलीगन, कब दो बहुभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे, इस पर हम काम करते हैं। देखो, सर्वांगसमता का जो हमारा अभी तक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह कहता है कि हमारा सर्वांगसमता के लिए शेप का सेम हो जाना और साइज का सेम हो जाना, ये दो चीज जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम ये डिराइव करते हैं, इसको नॉक करते हैं कि पॉलीगन में शेप के सेम होने का क्या मतलब होता है। दिक्कत नहीं बच्चा। तो हम कुछ एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि बहुभुज कब सर्वांगसम कहे जाएंगे। एक मिनट में थोड़ा सा पेन कंसिडर कर लेता हूं। आप इसको थोड़ा सा सोचो, मैं हट रहा हूं। आप ये हमको बताओ कि दो पॉलीगन है, ये पॉलीगन कब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे, कब एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। तो अभी तक जो हमारा डिफिनेशन है कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो कहता है कि शेप सेम हो जाना चाहिए, आकार सेम हो जाना चाहिए और साइज सेम हो जाना चाहिए। ठीक, अब हम पॉलीगन के केस में शेप सेम होने का मतलब समझते हैं कि कब दो पॉलीगन एक ही शेप के कहे जाएंगे, एक ही आकार के कहे जाएंगे, इस पर हम काम करते हैं। देखो, हम दो एग्जांपल लेते हैं बाबू, इसको आप ध्यान से देखिए। देखो इधर, हमने ये एक पॉलीगन लिया और हमने ये एक दूसरा पॉलीगन लिया। देखो, ये मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूं ताकि आसान दिखे आपको। ये दो पॉलीगन है। ये पॉलीगन क्यों है आप बता सकते हैं? तो पॉलीगन के लिए हमने जो कंडीशन पढ़ा कि पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है, तो बिल्कुल ये क्लोज है और वह लाइन सेगमेंट से बना होता है। देखो, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और इस पॉलीगन का एक स्पेशल नाम है, आप पढ़ें, इसको ट्रायंगल बोलते हैं और इस पॉलीगन को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक ना? ये एक ऐसा पॉलीगन है जो तीन साइड से, तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और ये एक ऐसा पॉलीगन है जो चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। मतलब यदि नंबर ऑफ साइड का बात करें तो इसके लिए भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड 3 हो जाएगा और इसके लिए नंबर ऑफ साइड 4 हो जाएगा। क्या ये दोनों पॉलीगन, ये तो पॉलीगन ही है, क्या ये दो पॉलीगन जो आपको दिख रहा है वो सेम शेप का है? क्या एक ही आकार है इसका? क्या सेम आकार है? तो हमारा जो बेसिक समझ कहता है मैथमेटिक्स का, वो कहता है कि नहीं, इसका शेप सेम नहीं है, इसका आकार कतई सेम नहीं है। अब क्वेश्चन है कि इसका आकार क्यों सेम नहीं है? पॉलीगन तो है। तो यहां से ये तो पता चला कि पॉलीगन होना आकार का, शेप का सेम होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो क्या सफिशिएंट है? एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, हम दूसरा एक और ट्रायंगल हमने यहां बनाया, इसका नाम दे दो PQR।
अब हम एबीसी और पीक्यूआर में कंपेयर करते हैं। ये दोनों पॉलीगन है, ये दोनों बहुभुज है, तो बिल्कुल है क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। दूसरा बच्चा, इसमें नंबर ऑफ साइड 3 है और इसमें भी नंबर ऑफ साइड 3 है, तो ये एक ऐसा पॉलीगन है जो 3 साइड से मिलकर बना हुआ है। ये भी ऐसा पॉलीगन है जो 3 साइड से मिलकर बना हुआ है। तो क्या ये दोनों पॉलीगन बाय द शेप सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये 3 साइड से ही मिलकर बना हुआ है और इस दोनों का नाम ट्रायंगल है। तो पॉलीगन में आप इस ऑब्जर्वेशन से यदि एक कंक्लूजन पर जाएं तो हम कह सकते हैं कि पॉलीगन में शेप सेम होने का मतलब है उसके भुजाओं की संख्या का सेम हो जाना, नंबर ऑफ साइड्स सेम हो जाना। दिक्कत नहीं। तो एक ऑब्जर्वेशन हमने लिया कि कब दो पॉलीगन सेम आकार का, सेम शेप का कहा जाएगा, जब उसमें भुजाओं की संख्या समान होगी। तो एक पार्ट तो हमने किया, किसी भी दो सर्वांग क्षमता के लिए तो आकार का सेम होना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टर्म है कि पॉलीगन में साइज का सेम होने का क्या मतलब है? साइज, माप का सेम होने का क्या मतलब है? कोई दिक्कत नहीं बच्चा। देखो, पॉलीगन में माप का सेम होने का मतलब, जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, या ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। कब समझेंगे कि इसका मेजरमेंट सेम है? देखो, मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया था। यदि इस ट्रायंगल के जो साइड लेंथ है वो सेम हो जाए और जो वर्टेक्स एंगल बन रहा है ये एंगल सेम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल जो है दोनों एक ही साइज का है, एक ही माप का है। सिमिलरली इस क्वाड्रेटल में भी साइड का लेंथ इक्वल हो जाए और जो वर्टेक्स एंगल है वो इक्वल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पॉलीगन के केस में, बहुभुज के केस में माप का सेम होने का मतलब है कि उसके भुजाओं जो है, साइड का जो लेंथ है, भुजाओं का जो लंबाई है वो बराबर हो जाना चाहिए और साथ ही साथ जो वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है उसका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। अब इस दोनों चीज को एक साथ पैक करते हैं और हम जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पॉलीगन के लिए हम लिखते हैं। देखो, कब दो या दो से अधिक पॉलीगन एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस कहे जाएंगे? ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चा, देखो, 2 पॉलीगन आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस। फर्स्ट, उसमें नंबर ऑफ साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए। एक बार मैं हटता हूं, इसको पढ़ो। ठीक। और दूसरा कह रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, संगत कोण समान हो, दिक्कत नहीं। और तीसरा कह रहा है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, संगत भुजा जो है ये भी आपस में समान होना चाहिए। अब हम पढ़े हैं कि फिगर का सेम होना, कॉन्ग्रुएंट होना, शेप का सेम होना और साइज का सेम होना, दोनों चीज को बताता है। ये जो पहला चीज है ये बता रहा है कि यों ही ये कंडीशन सेम हो गया, मतलब भुजाओं की संख्या सेम हुआ, तभी तो हमने आपको बताया कि दो पॉलीगन बाय द शेप सेम हो जाएगा। और इस दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यदि हम कंसिडर करें, ये दोनों स्टेटमेंट साइज को एक्सप्लेन करता है, माप को एक्सप्लेन करता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा? किसको एक्सप्लेन करता है? माप को, साइज को। मतलब कह रहा है कि कोई भी दो पॉलीगन यदि कॉन्ग्रुएंट है या उसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो पहले उसके भुजाओं की संख्या तो समान करेंगे ही करेंगे, पहला। और दूसरा दो स्टेटमेंट है, इसमें यदि एक चीज ध्यान से देखने लायक है तो वो ये वर्ड है क्रॉसपॉन्डिंग, CORRESPON। हाँ ठीक है, इस पर कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक ना, संगत। आखिरकार ये क्वेश्चन है कि संगत का क्या मतलब होता है, और मैं आपको एक चीज हिंट कर देता। पूरे कॉन्ग्रुएंसी में बालक यदि कोई एक चीज पढ़ना हो जो कॉन्ग्रुएंसी को बहुत ही मीनिंग देता हो, जो कॉन्ग्रुएंसी को सांस देता हो, तो बस ये है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट। मतलब यहां एंगल हो गया और यहां साइड हो गया, तो कॉन्ग्रुएंसी, पूरे कॉन्ग्रुएंसी में आपको जो गॉड पार्टिकल है जिस पर आपको बहुत तगड़ा काम करना है वो है क्रॉसपॉन्डिंग, संगत। यदि आप इस चीज को समझते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं। तो अभी बाय द वर्ड बस समझ लो कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या होना चाहिए? पॉलीगन के लिए भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का भी इक्वल होना चाहिए। मतलब हम एंगल को भी देखेंगे और साइड को भी देखेंगे।
कोई दिक्कत नहीं, साइड के भी लेंथ को देखेंगे और एंगल के भी मेजर को हम देखने वाले हैं। यदि ऐसा कंडीशन है देन वी कैन से टू गिवन पॉलीगन आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के सर्वांग सम कहे जाएंगे। दिक्कत नहीं बच्चा। अब मैं कॉन्ग्रुएंसी करवाता हूं और फिर इस टर्म को एक्सप्लेन करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं होशियार बच्चा का ये काम है वह की पकड़ता है, समझ रहे हो ना, किस पर ज्यादा काम करने का जरूरत है, किस पर काम करने का जरूरत है, इसमें वो डिस्टिंग्विश करता है, अंतर करता है। और जो मीनिंगफुल है, जिसका पूरे बाय द कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब है, उस पर बहुत काम करता है। तो हमारे लिए ये क्रॉसपॉन्डिंग समझो कि एकदम VVIP है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब अगला कुछ एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये मैंने क्या यहां लिखा है। देखो बच्चा, मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये जो फिगर है एक आयत है, रेक्टेंगल है। आप रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा बहुत तो समझते ही होंगे और मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी बस समझ लेना है कि रेक्टेंगल जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है वो वही मतलब रखता है। एक बार इसको देखो तो अब ये दो रेक्टेंगल दे रखा है, एक ABCD है और दूसरा GEFGD। इसको बदलो, ये नाम मैं बदलता हूं, इसको D नहीं करके इसको मैं H कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि D यहां पर भी और यहां पर भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। अब मैं ये सोचता हूं कि क्या ये दोनों जो हमारा फिगर है, जो दो हमको रेक्टेंगल दे रखा है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के या नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहला कंडीशन क्या है बच्चा, कि हम भुजाओं की संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे, भुजाओं की संख्या समान है या नहीं है। देखो दोनों रेक्टेंगल ही है, तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या इसमें भी 4 और इसमें भी 4। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया दोनों में। मतलब अब दूसरा चेक करते हैं। देखो दूसरा क्या कहता है, अब देखो यहां क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब समझ में आएगा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए और संगत भुजा जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं पहले संगत भुजा पर काम करता हूं, फिर मैं संगत कोण पे करूंगा। देखो बच्चा, अच्छा AD जो है वह किसके इक्वल है, GF के इक्वल है क्या। इसका मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है और इसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, ये इसके इक्वल तो हो नहीं सकता है। तो AB किसके इक्वल होगा, FE के इक्वल होगा, 8 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो देखो AD का क्रॉसपॉन्डिंग कौन मिला, तो FE मिला। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, ठीक ना। संगत भुजा आपस में इक्वल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर है AB, तो ये भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं ना। रेक्टेंगल के बारे में हमको पढ़ा है, यदि आप पढ़े होंगे तो अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपोजिट है, और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये इसके इक्वल कर लिए, ये इसके इक्वल कर लिया, ये इसके इक्वल कर लिए, ये इसके इक्वल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भुजा जो है साइड का जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। अच्छा एक चीज और समझ लो, आपने यदि फिगर थोड़ा सा समझा होगा तो कोई दूसरा बच्चा सोच सकता है कि सर मैं इसको इसके इक्वल क्यों करूं, हम इसके इक्वल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपने ऐसे किया तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का मतलब हो जाएगा कि AD जो दिख रहा है वो GH पर जा रहा है, मतलब AD का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट GH है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का मतलब बनेगा, लेकिन फिगर अभी भी स्टिल कॉन्ग्रुएंट ही है। अच्छा ये क्यों हमने भुजा का जो लेंथ वेरीफाई किया आपस में इक्वल हुआ। तो हमारा जो तीसरा कंडीशन है बाबू कि संगत भुजा समान होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का लेंथ जो है इक्वल होना चाहिए, ये दूसरा पार्ट हमको मिल गया। अब तीसरा हमको देखना है, वो तीसरा क्या कहता है कि संगत कोण समान होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये एंगल तो आपस में समान होता है ना, कि रेक्टेंगल का सारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हुआ। अब एंगल भी इक्वल है, भुजा का लेंथ भी इक्वल है, साइड लेंथ, और नंबर ऑफ साइड भी इक्वल है। ये तीनों को एक साथ करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये दो फिगर जो दो रेक्टेंगल दिख रहा है विथ गिवन इंफॉर्मेशन, दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। मैं इसको ओपन करके लिखता हूं ताकि आपको पता चले किसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन है। ठीक, ये पता चलना बहुत जरूरी है, कौन किसका क्रॉसपॉन्डिंग है, कौन किसका संगत है।
ठीक, तो देखो इधर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और मैं यही लिखने का प्रयास करता हूं। और क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट वाइज लिखने का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं लिखता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। देखो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट लिखने का क्या तरीका है, पहला फिगर को लिखो एज इट इज, जैसे वैसे। तो हम लिख दिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सबका मेजरमेंट वही है, मतलब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब दूसरा फिगर को इसी तरह से बनाओ, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे रोटेट करके बनाएंगे, तो ऐसे बना लिए। अब इसका नेमिंग देते समय क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को नॉक करेंगे। देखो ए बी जो है, ए बी किस पर गया, यदि हम मान लें कि ए बी एफ ई पर गया, ध्यान से देखना, ए बी किस पर गया, यदि हम समझ लें कि ए बी एफ ई पर आया, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या यहां हम एफ ई बना सकते हैं? नहीं। दूसरा इसका देखो कि ये ए डी किधर, मतलब ए बी और इसका जो वर्टेक्स, इसे कौन सा साइड दिख रहा है, ए डी और ए बी। तो हमने कोई एक वर्टेक्स फिक्स किया, ट्रायंगल के लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा क्वार्टर में काम करना पड़ेगा, किया। अब देखो 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, देखो इसमें 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका हम एफ नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम कोई ई दे दिया तो इसका नाम जी दे दिया, दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, ये 8 है तो ये भी 8 है, देखो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट 8 आ गया, और ये 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब देखो ये अब एक ही तो वर्टेक्स बचा है, क्या बचा है, इसको हमने इरेज करके डी नहीं लिखा था, इसको हमने एच दिया था नाम, तो अब ये एच है, कोई दिक्कत नहीं। देखो डीसी किसके इक्वल है, डीसी किसके इक्वल है, जी एच के इक्वल है। समथिंग एरर हियर, क्या प्रॉब्लम हुआ उसको देखना पड़ेगा। ए बी सी डी, देखो ध्यान से, तो ई एफ जी एच, दिस बचा तो एच, एच तो यहीं आएगा, जी एच डी सी के इक्वल है। नेमिंग गलत कर दिया, ए बी, ओहो सॉरी, इसको कॉपी मैंने गलत कर दिया, ए बी सी डी ये ऐसे लिखा हुआ है, तो हमने ए बी सी डी ऐसे लिख दिया, बस नेम का ये इशू हो गया, दिक्कत नहीं बाबू। इसमें ये बहुत मीनिंगफुल है, इसको करना बहुत ही जरूरी है। देखो इसके पहला क्या मैंने बताया, इसको कॉपी करना है, तो मैंने गलती से ऑर्डर गलत लिख दिया, ये ए बी है, ये सी है, देखो अब तुमको क्रॉसपॉन्डिंग दिख रहा होगा। अब देखो बीसी किस पे जा रहा है, जी एच, तो बीसी का मेजरमेंट कितना है 8, और जी एच का मेजरमेंट देखो 8, देखो अब सेम है ना सब कुछ। अब देखो डीसी किस पे जा रहा है, ई एच, ई एच का देखो क्या मेजरमेंट है 8, सॉरी इसका मेजरमेंट कितना होगा 5। तो ये इस तरह से फिगर, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब यदि फिगर को हम ओपन करके लिखें तो ऐसा कुछ दिखने वाला है। और इसका बेनिफिट क्या है, तो हमको क्या पता चलेगा कि एबी एडी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, एफ ई है, यहां ए बी दिख रहा है, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, एफ जी है, बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, जी एच है, और सी डी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एच ई है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ई है क्या, ये एंगल होगा, बिल्कुल नहीं, देखो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन, इसका ये होने वाला है। डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या एच हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी का पोजीशन ई के पोजीशन से मैच करता है। उसी तरह से सी का एच के साथ और बी का जी के साथ। इसमें जो गॉड पार्टिकल है, मैं बार बार बच्चा ये कह रहा हूं, इसमें जो गॉड पार्टिकल है वो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, संगत पार्ट। तो इसको कॉन्ग्रेंट किया और हम ये बताएंगे, देखो इसका ये कॉन्ग्रेंट करने का हमने ये किया और इसका ये इंफॉर्मेशन हमने कंसीडर किया। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो हमने यहां कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ट्रायंगल के केस में आते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा, ध्यान से देखना। हाँ देखो एक ट्रायंगल है, क्या ये दो जो गिवन पॉलीगन है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे, और इधर देखो ये फिगर कुछ अलग दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी ये कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट करने के बाद जब हम इसको रोटेट करके इसको प्रॉपर पोजीशनिंग दिया तो देखो ये और ये दोनों एक ही जैसा दिखने लगा, इसको हमने ऐसे किया और ये दोनों एक ही जैसा दिखने लगा। कॉन्ग्रेंट करने के बाद यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को कंपेयर करके लिखे ना तो फिगर एक ही जैसा दिखेगा। और कॉन्ग्रेंट का मतलब भी होता है कि भाई सर्वांग सब कुछ समान है, यदि कुछ डिफरेंट है, कुछ अंतर है दोनों में, तब बाय द नेम। स्ट्रक्चरली पूरा सेम, संरचना वाइज बिल्कुल आइडेंटिकल है,
समझ रहे हो? यदि एक 5 रोटी खाता है, दूसरा भी 5 रोटी खाता है, यदि एक सुबह 5 बजे जगता है, दूसरा भी 5 ही बजे जगता है, डिफरेंट किस चीज का है? तो बाय द नेम। और इसका बहुत ग्रेट एडवांटेज, मैं भी आपको काम करवाऊंगा। पहले बारी बारी से हम लोग सर्वांग क्षमता के लिए समझ लें क्या मतलब होता है। फिर देखो बच्चा, ये 2 ट्रायंगल है, ठीक। ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, और पॉलीगन के कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम बताएं पहले नंबर ऑफ साइड चेक करो, ठीक ना। देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितना है? इसमें भी भुजाओं की संख्या 3 है, और इसमें भी भुजाओं का संख्या 3 है। पहला काम तो हो गया बाबू। अब साइड लेंथ आपस में इक्वल होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग। देखो, ये ए बी का साइड लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इधर कहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, ये तो 4 दिख रहा है, लेकिन ये तो है। अभी तो हम फिगर को क्या हो सकता है? रोटेट करके दिया होगा। फिगर जो देगा कॉन्ग्रुएंसी में डायरेक्ट नहीं दे सकता, रोटेट करके भी दे सकता है, समझ रहे हो ना। वो ट्रांसलेट करके देगा, फ्लिप करके देगा, तो आपको समझना है। देखो, इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ये हमको मिला, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 है तो ये 4 मिला, और ये 5 है तो ये 5 मिला। मतलब हमको साइड का लेंथ इक्वल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये अभी नहीं हो कि अभी ये हुआ। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैं इसको सुधार के लिखूंगा। पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो साइड लेंथ आपस में इक्वल मिल गया, तीसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखना बच्चा, देखो ये एंगल कितना है? 90, तो ये 90 दिख रहा है। ये 53 है, तो ये एंगल 53, लेकिन ये तो 53 है ना, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बी का ई नहीं होके एफ होने वाला है, क्या दिक्कत है? और 27 सी है, तो ये भी 27 है। मतलब अब हमारे पास नंबर ऑफ साइड भी इक्वल मिला, भुजाओं की संख्या समान हो गया, साइड का मेजरमेंट इक्वल हो गया, और एंगल का मेजरमेंट इक्वल हुआ। तीनों कंडीशन कहता है कि ये जो पॉलीगन है, ये जो बहुभुज है, एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। दिक्कत नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन देखने से लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका इधर, इसका इधर, हम इसको सजा के भी लिख लेंगे, ठीक ना। कॉन्ग्रुएंसी में वही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है, तो सजा के लिखना है और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट समझना है, कोई दिक्कत नहीं। यदि बोले कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या क्या है? देखो मैं भी करके दिखाता हूं। अभी तो मैं पीछे बताया था, क्या तरीका बताया था? पहला ट्रायंगल को एज इट इज छोड़ दो, उसी तरह से छोड़ दिए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना। दूसरा ट्रायंगल बनाओ और देखो कि कौन किस पर ओवरलैप कर रहा है। तो इसको मैं बनाता हूं, इसको भी इरेज कर लेते हैं। इस फिगर को मैं यहां बनाता हूं, यहां बना रहा हूं। फिगर बना लिया। अब नेमिंग देते हैं। नेमिंग देने के लिए क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट जरूर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो एंगल से कंपेयर कर दोगे तो काम हो जाएगा। एंगल से कंपेयर करना आसान होता है। देखो एंगल बी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एफ, तो यहां एफ आएगा। एंगल सी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है भाई? 27 है। देखो ये ई है, तो यहां ई आने वाला है, और डी के क्रॉसपॉन्डिंग डी ही है। तो ये ऑर्डर है इसके कॉन्ग्रुएंसी का, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ए बी का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या है? डी एफ है। देखो डी एफ ही ना 3 था। ए सी का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या है? ए सी देखो 4, इसका क्या आ रहा है? देखो इधर डी एफ डी आ रहा है ना, देखो ये भी डी है। ये इधर है तो ये साइड इधर लिए, और इसका देखो ये आ रहा है। तो यहां एंगल से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट करना, ढूंढना बहुत आसान होता है, क्योंकि देखो ये एंगल है, तो बस एंगल को लिख दो और उसके वर्टेक्स का जो पॉइंट है उसको कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी मिल गया बच्चा, लेकिन मैं इसको साइड से करना सिखाता हूं, ठीक। हम एंगल के मेजरमेंट को भी ढक देते हैं और साइड के मेजरमेंट को कंसीडर करते हैं। फिर इसके वर्टेक्स को कैसे प्लेस करेंगे ये इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखना बच्चा, पहले देखो ये 3 है और ये 4 है ना। तो ये भी 3 है और ये 4, इसका कॉरस्पॉन्डिंग तो हम अभी कॉन्ग्रुएंसी किया, पता चला ये और ये। इससे बनता हुआ वर्टेक्स डी है और इससे बनता हुआ वर्टेक्स ए है, तो यहां इसका पोजीशनिंग डी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे देखते हैं? जो भुजा है वो इंटरसेक्ट कहां कर रहा है उससे वर्टेक्स ढूंढ लेते हैं। देखो बच्चा, अब हम ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? जो 3 सेंटीमीटर साइज वाला होगा वो ये है। इसका एक तो वर्टेक्स डी है, दूसरा क्या होगा? एफ। तो यहां डी तो लिख दे, यहां एफ आने वाला। अब बच गया कौन? एक ही वर्टेक्स बचा। ये तो साइड से हम ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और इसका ये पोजीशनिंग है कॉन्ग्रुएंट होने का। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमको पता चला
कि देखो कोई पूछे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा तो हम बोलेंगे डी एफ। ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा तो डी ई। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा तो एफ ई। एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा तो एंगल एफ। एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा तो एंगल ई। और एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा एक सिंबल में बताता हूं कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम क्या अडॉप्ट करते हैं। देखो यदि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको इसे लिखते हैं, ये चिड़िया उड़ा दो इसे, ठीक ना। तो ये बताता है कि ये जो दो फिगर जिसके बीच हम कंपेयर करो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दोनों के लिए कॉन्ग्रुएंसी लिखता हूं, ध्यान से देखना बाबू। अब तो हमको पता चला कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। समझने का प्रयास करना है तो कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ध्यान से देखना है, इसमें मैं पूछूंगा कुछ, एफ ई डी। क्या मैंने जो ये लिखा है ये सही लिखा है क्या? एक बार इसको देखिए तो। और यदि मैंने सही नहीं लिखा है तो क्या मैंने सही नहीं लिखा है? तो इसका उत्तर है कि ये बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी में तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का प्लेसिंग ध्यान देकर लिखते हैं। यदि यहां देखें तो ये कह रहा है कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एफ ई है, लेकिन ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? डी एफ है ना। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी एफ है। यहां से देखने से मिला ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग एफ ई है, तो लिखना मेरा गलत है। तो जब भी हम इस तरह से सिंबल अडॉप्ट करेंगे तो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मीनिंग लेके आएगा। और ये सिंबल यदि हम लिखे तो ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करेगा, ठीक ना। तो पहले मैं लिखता हूं फिर बताता हूं ये क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है। देखो बाबू, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, ए का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डी देख के लिखेंगे, बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एफ और सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ई। ये जो लिखने का तरीका है ये बिल्कुल प्रॉपर मतलब ऑर्गेनाइज तरीका है लिखने का। और यदि ऐसा आप लिख दिए और फिगर को आप डिलीट भी कर दे रहे हैं तो इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। कैसे? ये देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है तो शुरुआत का दो ले लिखो, ये डी एफ हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछा कि बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा तो ये हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछा कि ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा तो डी ई होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने वाला है? डी होने वाला है। एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग तो एंगल एफ और एंगल सी का एंगल ई। इस तरह से लिखने का यह बेनिफिट है कि यदि कहीं ऐसा हम लिख रहे हैं या कोई ऐसा हमको लिख कर दे रहा है और वो कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग को समझ के दे रहा है, हालांकि एग्जामिनर समझ के ही देगा, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता है। इसीलिए सिंबल जो होता है वर्ड से ज्यादा मीनिंगफुल होता है, ठीक ना। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये कई तरह के स्टेटमेंट को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। मतलब स्टेटमेंट ऐसा कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? डीई। बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा तो ई एफ। इस तरह का कई सारा मतलब 3 और 3 6 स्टेटमेंट को ये एक ही लाइन में बहुत आसानी से लिख दिया है। दिक्कत नहीं बच्चा। सिमिलरली यदि हम इस फिगर के लिए हम अडॉप्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? मैं कहां लिख दूं ताकि यहां मैं लिखता हूं, मैं इरेज करता हूं थोड़ा, मैं बीच में लिख दूंगा कि आएगा कि नहीं पता नहीं। देखो बाबू, अब क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखना, ए बी सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है क्वाड्रिलेटरल इसके, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को, ए का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट एफ, कोई दिक्कत नहीं। बी का क्रॉसपॉन्डिंग जी, सी का क्रॉसपॉन्डिंग एच और डी का क्रॉसपॉन्डिंग ई। ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीका से लिखेंगे, इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब कह सकते हैं कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। और ऐसे लिखने का फायदा है कि कुछ भी दो हम इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे बोले कि एडी किसके इक्वल होगा तो हम कह देंगे एफ ई के इक्वल होने वाला है। तो इस तरह से लिखने का फायदा है कि कई इंफॉर्मेशन को ये पैचअप करके रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक स्टेटमेंट को आप समझिए थोड़ा सा, इसको पढ़ो, मैं थोड़ा सा हटता हूं।
आप इसको समझ गए? इसको पढ़िए, कह रहा है कि इफ टू पॉलीगन आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। मैं आपको बताया था कि यदि दो फिगर सर्वांगसम हैं तो सब तरह से सेम होता है, एक ही चीज अंतर है कि उसका नेमिंग अलग किया हुआ है, ठीक, डिफरेंट बाय नेम, स्ट्रक्चर से कोई अंतर नहीं होता। तो ये यही कह रहा है कि यदि दो पॉलीगन सेम हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो सभी प्रकार से समान है, मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो सभी प्रकार से समान का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। कोई भी पॉलीगन यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने वाला है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने वाला है। यदि पॉलीगन में डायगोनल है तो डायगोनल भी इक्वल होने वाला है, पॉलीगन का एरिया भी इक्वल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर भी इक्वल होने वाला है, सब कुछ सेम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना कि कॉन्ग्रुएंसी करके हम दो पॉलीगन के एरिया को या दो फिगर के एरिया को इक्वल कर सकते हैं। टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरिया इक्वल होने वाला है। तो हमारे पास एरिया इक्वल करने का एक टूल मिला, और कई सारा चीज, जैसे पॉलीगन इक्वल है तो डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होने वाला है। तो ये यही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि सभी प्रकार से, मतलब साइड लेंथ, एंगल, डायगोनल, एरिया, पेरीमीटर, ये सब आपस में इक्वल होने वाला है, ठीक। यदि कोई भी पॉलीगन, और पॉलीगन ही क्यों, किसी भी फिगर में यदि ऐसा एग्जिस्ट करता है, जैसे सर्कल में डायगोनल नहीं एग्जिस्ट करता है तो नहीं करता है, लेकिन जिसमें करेगा वो इक्वल होने वाला है। तो टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन उसका एरिया सेम होने वाला है, रेडियस सेम होने वाला है, और रेडियस सेम है तो डायमीटर सेम होने वाला है, दिक्कत नहीं बाबू। तो इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी तरह से समान हो जाता है, ठीक, डिफरेंट बाय ओनली देयर नेम, नथिंग एल्स, दिक्कत नहीं ना। तो इस क्वेश्चन को यदि आप थोड़ा सा एक चीज देखिए, हाँ देखो, इसका तो डायगोनल भी होगा ना, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका डायगोनल भी इक्वल होगा ना। देखो ऐसे मिलाए और ऐसे मिलाए, देखो हम कह सकते हैं फिगर से कि BD और GE आपस में इक्वल लेंथ का होगा। देखो सिंबल कितना इफेक्टिव, कितना मीनिंगफुल होता है। BD हमने लिखा, देखो B से D एक है ना, देखना ध्यान से, इधर भी BD किसके इक्वल हो रहा है, GE के इक्वल हो रहा है, देखो GE। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है। तो डायगोनल BD इक्वल्स टू इसमें GE, आसानी से फिगर से मैं कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इस सिंबल यदि आप कहीं लिख लिए तो इससे सब कुछ इक्वल कर सकते हो आप, दिक्कत नहीं ना। तो यदि दो रेक्टेंगल है, यदि इक्वल है तो उसका डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होने वाला है, इन जनरल किसी पॉलीगन के लिए, लेकिन सारा क्रॉसपॉन्डिंग संगत डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा, संगत विकर्ण का लंबाई इक्वल होने वाला है। ये सब चीज हम अडॉप्ट करेंगे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जिस चीज के लिए हम इतना हल्ला मचा रहे हैं उस पर आते हैं। और हमारा जो टॉपिक है, पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लो, फिर मैं उस पर जाऊंगा। देखो ये लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो आप इस गिवन सिंबल से, इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप क्या क्या बता सकते हो। तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया है इस पर कि देखो कि यदि ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है तो यदि इसका फिगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखना बच्चा, ध्यान से इसको सीखना है। ABC, A किस पर जा रहा है, D पर, तो A के सामने D लिखे। B किस पर जा रहा है, E पर, तो B यहां है, E यहां लिखे। अच्छा, कोई यदि E यहां लिख दे तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि B का पोजीशन ये है और B का पोजीशन और E का पोजीशन सेम है, तो ये इधर कभी नहीं हो सकता है, दिक्कत नहीं बच्चा। और C कहां गया, F, ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फिगर हमको मिला। अब ये मिला तो सब कुछ मिल गया। अब बताओ, पूछे कोई कि AB जो साइड है किसके इक्वल होने वाला है, तो फिगर देख के बोल देंगे DE के इक्वल, ठीक ना। लेकिन हमेशा फिगर बनाने का कतई जरूरी नहीं है। देखो यहां से भी देख के लिख सकते हो, AB किसके इक्वल है, DE के इक्वल। अब बताओ AC किसके इक्वल है, जल्दीबाजी में, DF के इक्वल। यदि कोई पूछे कि BC किसके इक्वल है, तो EF के इक्वल, दिक्कत नहीं। यदि कोई पूछ ले कि बताओ एंगल A का मेजरमेंट दूसरे ट्रायंगल में किसके इक्वल है, तो ये बोलेंगे एंगल D के इक्वल है। एंगल B का मेजरमेंट एंगल E के इक्वल है और एंगल C का मेजरमेंट एंगल F के इक्वल है।
ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन इससे मिला। मतलब ये दो ट्रायंगल ज्यों ही कॉन्ग्रेंट हमको मिला तो हम इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट को, इसके संगत भाग को हम बराबर कर दिए। तो यहां एंगल और साइड लेंथ किया। अब ये दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब एबीसी का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वही इक्वल होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। यही होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, सब तरह से समान है। दूसरा, पेरीमीटर भी इक्वल होने वाला है, मतलब साइड लेंथ जोड़ दो, मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस इज इक्वल्स टू डीई प्लस ई एफ। यही तो पेरीमीटर होता है ना, साइड का सम, पेरीमीटर भी इक्वल है। तो दिस इज इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, इसका ये मतलब हुआ। थोड़ा सा मैं हटता हूं, इसको लिखो, फिर मैं आगे चलूंगा। देखो बाबू, आगे चलते दूसरे फिगर पे। अब ये दो क्वाड्रिलेटरल है, ये कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तब इससे इंफॉर्मेशन निकालना है। तो देखो, पहले तो फिगर बनाओ, फिगर का जरूरत नहीं भी, पर रुको, बाद में इस बार फिगर बनाता हूं। पहले इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। फिगर बनाने से हमको सारा चीज साफ साफ दिखने लगता है, आसान होता है समझना, इसलिए फिगर बनाते हैं। लेकिन ये जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल बहुत ही पावरफुल सिंबल है, ये कई चीज को अपने अंदर रखा हुआ है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा क्या होगा, तब क्या जवाब दोगे? ई एफ होगा। मैं आपसे पूछूं कि बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, तो आप बताइएगा भाई कि ये एफ जी होने वाला है। मैं पूछूं कि सी डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो आप क्या बताएगा? जी एच। कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से देखो, इसमें बस देख के लिख दिए। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने वाला है भाई, तो एंगल ई होने वाला है। एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होने वाला है, तो एंगल एच होने वाला है। इसका पोजीशनिंग देख ली, और सारा इंफॉर्मेशन इसमें निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया सेम हो जाएगा, डायगोनल का लेंथ सेम हो जाएगा, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ सेम होने वाला है, यहां क्रॉसपॉन्डिंग साइड सेम होने वाला है। इसलिए कॉन्ग्रुएंसी में क्रॉसपॉन्डिंग संगत जो है वह गॉड पार्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके अलावा यदि किसी चीज को वैल्यू देना है तो पूरे 10% में उस चीज को रखना है, और क्रॉसपॉन्डिंग 90% कंटेन करता है इसमें। जिसने क्रॉसपॉन्डिंग को समझा, जिसने क्रॉसपॉन्डिंग के महिमा को समझा, उसने सब कुछ समझा, ठीक। तो क्रॉसपॉन्डिंग पे बहुत ही पावरफुल नॉक करना है। देखो बाबू, अब इसके फिगर को बनाना है, तो फिगर बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल नहीं है, क्वाड्रेटल है। कहीं से ये रेक्टेंगल नहीं बोल रहा है तो फिगर रेक्टेंगल जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप समझिएगा नहीं। ये बस क्वाड्रिलेटरल है। पहला लिख दो ए बी सी डी। अब दूसरा देखो, ई किस पर जा रहा है, देखो ए ई पर जा रहा है, लिख लिए। बी एफ पर जा रहा है, लिख लिया। सी जी पर जा रहा है, लिख लिए। और डी एच पर जा रही है। ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम पूछे, बताओ ए सी डायगोनल का लेंथ किसके इक्वल होने वाला है, तो दिस। ए का क्रॉसपॉन्डिंग ई है और सी का ई है, इस दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और हमने बताया कि ए सी जो डायगोनल है, इसका जो लेंथ होगा वो ई जी के इक्वल होने वाला। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन है, सिंबल में गिवन है, इसे कई इंफॉर्मेशन को हम नॉक करके निकाल सकते हैं। दिक्कत नहीं बच्चा, थोड़ा सा इसको देखिए, मैं हट रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अगले टॉपिक पर थोड़ा सा इसको देखो। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके लिए हम इतना हल्ला मचा रहे तो वही है। हमारा टॉपिक है कि हम कॉन्ग्रुएंसी करना है किसका, तो ट्रायंगल का। तो अब क्वेश्चन है कि व्हेन टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल तो पॉलीगन होता है। हमने कई रिफाइंड डिफिनेशन यूज किया। पहला जो हमने डिफिनेशन यूज किया वो कहता है कि यदि ओवरलैप कर जाए, संपाती हो जाए तो कॉन्ग्रुएंस होगा। इसको हमने रिफाइन किया और हमने लाया कि शेप और साइज सेम हो जाए तब भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब काम आसान कर रहे हैं, ठीक ना, बिना वजह लगेज नहीं ढोते हैं। आपको समझो कि यहां से आपके ननिहाल जाना है, ऐसा थोड़ी कि आप पलंग कुर्सी चेयर सब उठा के लेके जाओगे। आप अपनी उपयोगिता का जो मिनिमम चीज है उसको लेके जाते हैं।
तो जब भी हम डिफिनेशन देते हैं बाबू, तो हम चीज को मिनिमाइज करके डिफिनेशन देते हैं, बिना वजह का डिफिनेशन में सब कुछ इंक्लूड नहीं कर लेते हैं, ठीक ना। तो हम जब डिफिनेशन देते हैं चीज को मिनिमाइज करते हैं। तो हमने पॉलीगन के लिए डिफिनेशन दिया। पॉलीगन से पहले शेप और साइज इक्वल होना था। जब हम पॉलीगन के लिए आए तो हमने बताया कि पॉलीगन में कॉन्ग्रुएंसी का क्या क्या मतलब हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि पहले तो नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, ये भुजाओं की संख्या समान हो जाए, फिर संगत कोण समान हो जाए और संगत भुजा समान हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ साइड इक्वल हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये जो दो फिगर है, दो पॉलीगन है, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम आते हैं और देखते हैं कि इस डिफिनेशन में हम ट्रायंगल के लिए क्या मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या ट्रायंगल के लिए इस तीनों डिफिनेशन को लिखना जरूरी है या इस तीनों में से कुछ कम हो सकता है क्या? और कम होगा तो हमको काम करना आसान हो जाएगा। हमको 15 पॉइंट पर काम करना है और कहीं 5 पॉइंट पर काम करना है, तो 5 पॉइंट पर काम करना आसान होता है 15 पॉइंट के सापेक्ष में, दिक्कत नहीं। तो देखो चलते हैं। अब ट्रायंगल एक तरह का पॉलीगन है। कैसा पॉलीगन है भाई? तो ट्रायंगल 3 साइड का पॉलीगन है। और जब हम दो ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं तो भुजाओं की संख्या को पर काम करना हमारे लिए अब उपयोगी नहीं रहा, क्योंकि ट्रायंगल में हमेशा भुजाओं की संख्या 3 ही होगा। तो हमारे लिए ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी में इसको मैं हटाऊंगा। मतलब ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बाय द शेप हमेशा सेम होता है, तो उस पर काम करने का जरूरत नहीं है। मतलब ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए अब बस ये दो चीज देखते हैं, ठीक। तो व्हेन टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होना चाहिए। तो आते हैं उसी के डिफिनेशन पे। देखो बच्चा, दो त्रिभुज है ना। अभी तो मैं आपको बताया ये दोनों त्रिभुज बाय द शेप सेम है, क्योंकि एक पॉलीगन है और 3 साइड है। पॉलीगन में शेप तो साइड से डिफाइन होता है, तो उस पर तो हमको काम ही नहीं करना है। अब बचा क्या? बचा दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होना। तो हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का क्या डिफिनेशन देते हैं? देखो, कह रहा है कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल्स टू क्रॉस। देखो बाबू, फिर से ये मैं बार बार इस चीज को मैं कह रहा हूं कि ये गॉड पार्टिकल है, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक ना, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ अदर। इसको पढ़ना पड़ेगा। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे, सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और कोण के बराबर हो। कोई दिक्कत नहीं ना। ये डिफिनेशन देख लीजिए। कहता है टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग, बार बार इस पर ध्यान देना है, संगत कॉरस्पॉन्डिंग, और यहां ये संगत। ये कह रहा है कि दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए उसका पहला ट्रायंगल का साइड और एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग भुजा और उसके कोण के, संगत भुजा और कोण के इक्वल होना चाहिए, तब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहा जाएगा। दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि कॉन्ग्रुएंस वाले पार्ट पर तो पीछे काम किया। देखो यदि आप इसको समझते हैं तो ये समझिए, जैसे पीछे हमने अभी आपको करवाया ये वाला, हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने बताया कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया ना। देखो, और जो ही इक्वल हुआ तो हम कह दे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि ट्रायंगल के लिए यही कंडीशन है कि दो ट्रायंगल सर्वांगसम कहे जाएंगे यदि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ इक्वल, तब दोनों फिगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम उसको अरेंज के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से, ठीक ना। हमने इसको पहले ओपन करके लिखा और ये कॉरस्पॉन्डिंग, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से ही लिखेंगे, ठीक ना। आप जब भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से लिखोगे, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आसान होगा और बहुत ही मजबूत होगा।
तो हमेशा आप फिगर को जब भी मैं करवाऊं तो मैं, हालांकि मैं करवाऊंगा, आप भी घर में उसको ओपन करके लिखना है। अच्छा, एक चीज आप हमको समझाओ इसमें कि यदि ये डिफिनेशन मैं आपको दूं ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो आप कितना पार्ट पर काम करोगे? मैं हटता हूं, थोड़ा सा देखो, आप कितना पार्ट पर काम करोगे? यह कह रहा है कि भुजा पर भी काम करना होगा और कोण पर भी काम करना होगा, है ना? मतलब तीन भुजा पर काम करना होगा और तीन कोण पर काम करना होगा। टोटल कितना पार्ट पे काम करना पड़ा? 6 पार्ट पर। अब इससे सर्वांग क्षमता तो होता है, इससे तो हम सर्वांग क्षम कर तो देंगे, लेकिन हमको काम लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा और 3 साइड क्रॉसपोंडिंग इक्वल दिखाना पड़ेगा। एक टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हम अल्टरनेट देखते हैं, इसको हम लोग क्राइटेरिया बोलते हैं। क्या ट्रायंगल को कांग्रुएंस करने का क्या क्राइटेरिया होगा? और क्राइटेरिया कहता है कि अब ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट को कम करो, या तो इसको 5 पार्ट में कन्वर्ट करो, या तो 4 में कन्वर्ट करो, 3 में करो, 2 में 1 करो, या नहीं करो। क्या कुछ भी नहीं करने से फिगर कांग्रुएंट होगा? तो कतई नहीं होगा। 1 के लिए हो सकता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, लेकिन हमें भी क्या पता है। तो मतलब अब हम ऐसा डेरिवेशन ऐसा कोई तकनीक ढूंढते हैं जिसमें हम 6 तरीका से बच के 5, 4, 3, 2 इतना तरीका पर आते हैं, और इसको हम लोग क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंसी कहते हैं। जो मजदूरी है, जो लंबा काम है, उसको घटाता है। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक चीज रिकॉल करवा देता हूं। हमारा जो पढ़ने का प्रोसेस है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है, वो जो अप्रोच है वो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच है, ठीक ना? हम एक्सियम के थ्रू पढ़ते हैं। तो आपका काम रहा कि आप विकिपीडिया सर्च करो और ढूंढो कि क्या हम ट्रायंगल को कांग्रुएंस करने का जो ये तरीका, इससे रिड्यूस कर सकते हैं, और कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या एक्सियम है। मैं आप पीछा रिकॉल करवा देता हूं। ये हमारा जो भी हमने पढ़ा वो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच से पढ़ा। हर एक टर्म के साथ, हर एक नया चीज पढ़े तो हमको एक्सियम मिल रहा था, और उस एक्सियम का यूज करके हम हर एक चीज को एक्सटेंड कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे, ठीक ना? जैसे हमने लाइन्स एंड एंगल पढ़ा तो उसमें हमने लीनियर पेयर एक्सियम पढ़ा। हमने पैरेलल लाइन पढ़ा तो उसमें क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियम पढ़ा। अब हम कांग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, इसके लिए एक्सियम क्या होगा और इस डिफिनेशन को क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, इस पर आप थोड़ा सा घर में काम करके आइएगा। मैं पिछले क्लास में इसी स्टेटमेंट से शुरुआत करूंगा। कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।